हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर देखा था, जिसमें हमने देखा था लास्ट क्लास जो भी हमने देखा था एक बार मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ। ठीक है। और आप लोग को मैंने वो लिंक भेज दिया है, अगर जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करो, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसका टाइप, और इसका हमने पढ़ा था सिंबल। उसके बाद हमने पढ़ा था इसका टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। देन हमने पढ़ लिया एक्शन ऑफ ट्रांजिशन, एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर कैसे फॉर्म होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों ने पढ़ा था इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, इतना कुछ हमने पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजिस्टर के बारे में, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो सकता है। एप्लीकेशन सीखने से पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि हम इसे कहाँ यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांजिस्टर में तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, जितना पता होना चाहिए उतना ही मैं बताऊंगा। ठीक है। तो तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है कॉमन इमीटर, कॉमन एमीटर। आपको लास्ट क्लास मैंने बताया है एमीटर बेस कलेक्टर क्या होता है ट्रांजिस्टर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं किया है तो प्लीज कर लो। और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में इसे कहा जाता है सीबी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर को सीई कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर को सीसी कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये कॉमन कॉमन वर्ड क्या लगा के रखा गया है, इसको एक लाइन में अगर आप समझना चाहो तो मैं वो लिख दे रहा हूं हेयर। द टर्म कॉमन, the term common is used to denote the transistor lead, the transistor lead which is common, which is common to the input and output। क्या मतलब हुआ ये हम समझेंगे। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला मैं एक लेके बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप आ जाओ सीबी कॉन्फ़िगरेशन। सीबी कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद हो कि हम लोग ट्रांजिस्टर एनपीएन या पीएनपी कैसे बनाते थे, तो इसमें दो जंक्शन होते हैं ना, एक एनपीएन या पीएनपी, आप कुछ भी ले सकते हो, चलो हम लोग पीएनपी लेते हैं। आप एनपीएन भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये टर्मिनल को हम लोग एमीटर कहते हैं, इस टर्मिनल को हम लोग बेस कहते हैं, इस टर्मिनल को हम लोग कलेक्टर कहते हैं। याद है। अब देखो ध्यान से, अगर हमने अपना इनपुट सिग्नल को एमीटर और बेस से कनेक्ट कर दिया, और हमने आउटपुट जो लिया वो कलेक्टर और बेस टर्मिनल से लिया,
तो दोनों में कॉमन क्या है? इनपुट में और आउटपुट में कॉमन कौन सा टर्मिनल है? तो आप कहोगे कि मेरा बेस जो है वो इनपुट के साथ भी कॉमन है और आउटपुट के साथ भी कॉमन है, और यहीं से इसका नाम बन गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब सिंबल, आप पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल तो आप जानते हो। मैंने क्या कहा था सबसे पहले? गोल कीजिए। ठीक है। बेस आपका यहाँ नीचे है, एमीटर इधर है, बेस यहाँ है, कलेक्टर यहाँ है। अब पी से एन के तरफ एरो होता है हमेशा। कहाँ एरो होगा? पी से एन के तरफ एरो होगा। तो ये सिंबल हो गया। आप इसको सिंबल वाइज लोगे तो यहाँ पे मेरा इनपुट सिग्नल लगा दोगे। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि सिग्नल कैसे कनेक्ट करते हैं, बस दिखा रहा हूँ कि इनपुट सिग्नल यहाँ लगा देंगे और आउटपुट सिग्नल इसके अक्रॉस देंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया? एकदम लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम बच्चों की तरह समझो। कुछ भी अगर नहीं आता, बस ये फिगर बनाना आ जाएगा। अगर आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोल दे तो आप लिख दोगे इसमें कि इनपुट होता है एमीटर और बेस के अंदर, इन दोनों के बीच इनपुट अप्लाई किया जाता है और आउटपुट लिया जाता है। चलो। ओके। सॉरी, सो या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कॉमन एमिटर भी बना लोगे। एकदम बच्चों वाला बात है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको क्या बनाना है इसमें? एमिटर, सॉरी, या कॉमन एमिटर। यहाँ एमिटर मेरा कॉमन होना चाहिए इनपुट और आउटपुट में। तो कैसे बनाओगे? ध्यान से सोचो, सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसको अगर मैं ऐसे बना लूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैंने एमीटर को नीचे ले लिया, यहाँ रहा मेरा बेस और यहाँ रहा कलेक्टर। तो आप इनपुट अप्लाई कर दो इन बिटवीन बेस एंड एमीटर, और आउटपुट आप ले लो इन बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। तो एमीटर दोनों में कॉमन हो गया। अब इसी को अगर सर्किट सिंबल वाइज अगर आपको बनाना होता तो कैसे बनाते? बेस यहाँ है, इसको पकड़ के गोल करना है, ये रहा बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर। एमीटर से बेस की तरफ एरो होगा P टू N। so this is circuit symbol. Now the input signal is applied in between base and emitter, and output is taken across base and collector. So this is common emitter configuration. Select, correct or not? And the last one, सबको वीडियो पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो, बना पा रहे हो या नहीं? सीसी कॉन्फ़िगरेशन बना पा रहे हो या नहीं? कोशिश करो वीडियो पॉज करके। अगर किसी ने ऐसा बनाया है तो उसको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। जस्ट हमें चेंज क्या कर देना है? यहाँ पर एमीटर और कलेक्टर का पोजीशन चेंज कर देना है। अगर किसी को इतनी छोटी सी बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। एमीटर ऊपर कर लो, बेस ये कलेक्टर, और आप अपना इनपुट जो है वो बेस और कलेक्टर के बीच में ले लो, और आउटपुट जो है वो आप कलेक्टर और एमीटर के बीच में ले लो। इसका सर्किट सिंबल अगर हम बनाएं
तो क्या होगा? मैं हमेशा आपको कहता हूँ सर्किट सिंपल में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले आप ऐसे बना के नाम लिख लो। उसके बाद आपको पता है कि एमीटर से बेस की तरफ एरो होना चाहिए या बेस से एमीटर की तरफ, वो पीएनपी या एनपीएन पे डिपेंड कर रहा है। तो एमीटर पी है, बेस एन है, तो एमीटर से बेस की तरफ एरो होगा, पी टू एन। हो गया। अब आपको इनपुट आउटपुट लगा देना है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कॉमन बेस में किसके अक्रॉस इनपुट होता है, किसके अक्रॉस आउटपुट होता है, यही सब पूछा जाता है। बहुत बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। तो ये कुछ फंडामेंटल जो था ये मैंने आपको समझाया, ये समझ में आया या नहीं, मुझे फीडबैक जरूर है ना? अब ये जो हमने किया, कॉमन एमीटर बनाया, कॉमन बेस बनाया, कॉमन कलेक्टर बनाया, क्यों बनाया भाई? इससे क्या फायदा है? मैं एक तरफ इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से इनपुट आउटपुट ले रहा हूँ, इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है? तो इसका जो फायदा है वो है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बना रहे हैं ना, ये कॉन्फ़िगरेशन बेकार नहीं है। ट्रांजिस्टर तो बहुत सारा एक्शन होता है, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड, बहुत कुछ होता है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना? सिंपली हम समझते हैं। ट्रांजिस्टर के दो मेन एप्लीकेशन है बहुत सारे। मेन एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ। एक है एम्पलीफायर। ठीक है? क्या है? ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। लेट मी राइट डाउन द फुल। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और दूसरा है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। एम्पलीफायर वर्ड आपने सुना हुआ है ना? एम्पलीफायर वर्ड आपने बहुत बार सुना हुआ है। एम्पलीफायर मतलब सिग्नल को लाउड बनाना, यही हमने समझा है। जैसे साउंड आपका, आप बोल रहे हो, आप धीरे बोल रहे हो, एम्पलीफायर लगा दोगे तो जोर से आएगा। मतलब साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना। इसी के लिए हम लोग एम्पलीफायर नाम देते हैं। ट्रांजिस्टर को हम लोग एक एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रांजिस्टर को हम लोग एक ऑसिलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हम इनपुट को आउटपुट में ऑसिलेट करते रहेंगे, मतलब इनपुट ही आउटपुट में जाता रहेगा। इनपुट में कुछ भी मत तो आउटपुट मुझे मिलता रहे, जैसे घड़ी। ठीक है? इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो यहाँ हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह कैसे काम में आता है, ये हम समझते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो। सबसे अच्छा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? आपको समझ में इजीली आएगा, इसलिए मैं उसे ही ले रहा हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिया, जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ। इसी एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर मैं लूंगा तो एमीटर से बेस की तरफ एरो आएगा। अब मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है ना? तो मैं यहाँ पे एमीटर और बेस के बीच में अपना सिग्नल लगा, जैसे कि साउंड सिग्नल। साउंड को करंट में मैंने कन्वर्ट किया, साउंड सिग्नल को माइक्रोफोन में मैं बोलूंगा तो क्या होगा, वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको मैंने अपने वॉइस को इनपुट एमीटर और बेस के बीच में लगा दिया। और आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पर इसको, एमीटर में फॉरवर्ड बायस रहेगा और वेक्टर बेस जंक्शन मुझे
रिवर्स बायस करना पड़ता है ना। याद है आपको, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो रिवर्स बायस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक सोर्स लगा देना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं VCC, कलेक्टर सोर्स। और यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा। ये जो सर्किट मैंने बनाया है समझ में आया आपको? मैंने इनपुट लगा दिया, ठीक है, करंट का डायरेक्शन एरो बता देता है, तो मेरा एमीटर करंट अंदर आएगा। आपको पता है कि एमीटर जिधर होगा, बेस और कलेक्टर उसके ऑपोजिट होते हैं। अगर ये इनपुट है तो ये सारे बाहर जाएंगे। यही कॉन्फ़िगरेशन था, ये मैंने आपको पढ़ाया था फ्रॉम किरचॉफ लॉ, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई। देख लो यहाँ तक समझ में आया नहीं। और इस सिग्नल को ऑफसेट करने के लिए, इस सिग्नल को जो हम सिग्नल इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं, इसको ऑफसेट करने के लिए, ऑफसेट का मतलब होता है कि इसको मैं ऊपर नीचे ले जाने के लिए यहाँ भी एक छोटा सा वोल्टेज सोर्स यूज कर लूं, और ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं VEE। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, RL जो है ये एक लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसके अक्रॉस हम अपना आउटपुट लेना चाहते हैं। वोल्टेज एमीटर या मल्टीमीटर लगा लो, उसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि आपको आउटपुट मिल रहा है किसके वजह से, आपको आउटपुट मिल रहा है ड्यू टू द करंट IC, ये सुनो। और इनपुट आपका सिग्नल जो जा रहा है वो जा रहा है करंट IE, ये सुनो। एज ए रिजल्ट मैं कह सकता हूं कि मेरा इनपुट सिग्नल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दिस आई के लिए, और मेरा आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा IC के लिए। ये सुनो, मेरी बात समझ में आई? बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं अपना इनपुट सिग्नल दूं तो IE जो है ये सिग्नल के लिए आ रहा है, और आउटपुट मेरा IC के लिए आ रहा है। तो इनिशियली अगर मैं कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करता इनपुट में, ठीक है, अगर मैं कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करता इनपुट में तो क्या होता, तो मेरा करंट प्रोड्यूस होता ड्यू टू दिस वोल्टेज VC, और मेरा आउटपुट प्रोड्यूस होता ड्यू टू दिस VCC। तो अगर मैं कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करता तो उस वक्त मैं आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट का एक रेशियो ले सकता था, ठीक है। सो यहाँ पे एक फैक्टर होता है अल्फा, ठीक है। अल्फा जो होता है ये आउटपुट बाय इनपुट हो करंट होता है। सो आउटपुट करंट इज IC डिवाइडेड बाय इनपुट करंट इज IE। ये तब होता है जब मेरा कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई ना किया गया हो, क्योंकि देखो वेरिएबल सिग्नल है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में इसको DC बोलते हैं। और यही जब सिग्नल अप्लाई कर देंगे तो ये चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट। अब जरा ध्यान से इस सिग्नल, इस इक्वेशन को देखो, और इस इक्वेशन को देख के आप क्लियरली कह सकते हो कि हाँ भाई, एमीटर करंट ज्यादा है और कलेक्टर करंट कम है, क्योंकि एमीटर करंट बराबर कलेक्टर करंट प्लस सम बेस करंट। बेस करंट हमेशा छोटा होता है, ठीक है।
आई बी जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बट एज आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, therefore obviously IE is greater than IC, and as alpha is equal to your IC divided by IE, therefore alpha must be less than 1. Agree or not up to this what I have said? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ से एक इक्वेशन जो सर्किट फॉर्म में बनता है वो ये बन जाता है कि हमें पता था, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई सी बराबर अल्फा इंटू आई ई। तो हम जब इसे यहाँ बिठा देंगे आई बराबर आई बी प्लस आई सी, ठीक है, और आप यहाँ पे आई सी के जगह बिठा दोगे अल्फा इंटू आई ई, तो हम यहाँ से आई बी करंट निकाल सकते हैं, आई ई माइनस अल्फा आई ई, तो दिस इज 1 - अल्फा आई ई। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल दे देगा इस इक्वेशन से। बोलो समझ में आया या नहीं? इस अल्फा को कहा जाता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और प्रैक्टिकली इसका रेंज जो होता है अल्फा का वो 0.9 टू 0.99 तक होता है। तो बोलो यहाँ तक समझ में आया कि कॉमन एमिटर या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में जो गेन है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ हम लोग एम्पलीफायर के तौर पे अच्छा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आउटपुट हमें कम मिल रहा है और इनपुट हमें ज्यादा मिल रहा है, तो ये डी एम्पलीफाई कर दिया, बट इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए डी एम्पलीफाई नहीं करता है, एम्पलीफाई ही करेगा। कैसे एम्पलीफाई करेगा? इसके लिए हमें इनपुट करंट का वैल्यू चाहिए, जिसकी वजह से कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है और आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, इसी तरह एक वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी होता है। ये होता है आउटपुट वोल्टेज को ए लेटर से डिनोट करते हैं, ए भी, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज। एक न्यूमेरिकल से इस चीज को हम समझते हैं कि ये एक्चुअली कैसे एम्पलीफाई कर रहा है। एक क्वेश्चन ले लो, मैं जो डाटा गिवन है वो दे रहा हूँ। गिवन है कि एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो चलो हमने भी कॉमन बेस सीखा। उसके बाद क्या दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस दे दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस, सिग्नल इनपुट कर रहे हैं ना, आर आई ले लो, ये दे दिया है 20 ओम, और आउटपुट रेजिस्टेंस दे दिया है आर एल, हम लोग पकड़ते हैं आउटपुट लोड रेजिस्टेंस 100 किलो ओम। उसके बाद बोला है इफ अ सिग्नल इज 400 मिली वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन एमीटर एंड बेस, तो इनपुट सिग्नल जो है वो है 400 मिली वोल्ट का सिग्नल, बहुत छोटा, देखो मिली वोल्ट में हम इनपुट अप्लाई की। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, क्या वोल्टेज एम्पलीफाई होगा या नहीं होगा, हम ये देखना है। चलो समझते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग।
तो सिग्नल हमने लगाया है कहाँ, देखो फिगर को, सिग्नल हमने यहाँ लगाया। अब अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस हम ले ले, इनपुट रेजिस्टेंस, जो यहाँ नहीं लिया था हमने इस सर्किट में, तो ये आर आई हो जाएगा मेरा इनपुट रेजिस्टेंस। और इस सिग्नल का वोल्टेज दे दिया है हमें, तो ये वोल्टेज अगर हमें पता है, हमें यहाँ का करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं इनपुट में। तो इनपुट साइड ओम्स लॉ अगर हम लगाएं, ओम्स लॉ हमें कहता है करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज हमें दे दिया गया है 400 मिली वोल्ट। इनपुट करंट होता है एमीटर करंट, और इनपुट का रेजिस्टेंस दे दिया गया है 20 ओम। तो मेरा आई ई मुझे मिल जाएगा या नहीं बताओ। ये हमें मिलेगा 20 मिली एम्पियर। क्या कोई डाउट? बच्चों वाली बात हो गया, यस और नो? अब मुझे आउटपुट करंट चाहिए। आउटपुट करंट कहाँ से मिलेगा हमें? आउटपुट करंट तो कुछ नहीं बोला है, हमें पता है अल्फा बराबर आई सी बाई आई ई। और हम आई सी बराबर अल्फा इंटू आई ई लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 0.9 टू 0.99। हम अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं ना, बिल्कुल। सो आई सी बराबर अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू आई ई, विच इज 20 मिली एम्पियर। एग्री? आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज होगा आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट साइड में ले ले रहा हूँ। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट रेजिस्टेंस इंटू आउटपुट करंट। आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट। तो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस हमने ले लिया था, कितना कितना था? 100 किलो, राइट? या 100 किलो ओम। 100 इंटू 10 टू द पावर 3, 100 किलो ओम। और कलेक्टर करंट है कितना? 20 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो कट जाएगा, +3 -3 कट गया। तो आउटपुट वोल्टेज इज 200 एंड, सॉरी दिस इज ओम एम्पियर, दिस बिकम वोल्ट। ओके, तो 200 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। इनपुट कितना दे रहे हो? 20 मिली एम्पियर। आउटपुट कितना मिल रहा है? 200 वोल्ट। इजंट इट बिग डील? तो हमें आउटपुट एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू वी आउटपुट बाई वी इनपुट, which is 200 volts. Input is how much? How much? 400, 400 millivolt. So what will be the amplification? ऊपर 1000 जाएगा, नीचे 2 होगा, 500 टाइम्स एम्पलीफाइड है। मिली के लिए ऊपर 10 टू द पावर 3 किया मैंने। ओके, तो देखो ये एम्पलीफिकेशन कितना टाइम्स हुआ? कॉमन बेस में 500 गुना टाइम एम्पलीफाई कर दिया सिग्नल को। दिस इज द पावर ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो ये जो मैंने समझाया आपको, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दैट कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिमिलरली आप ये देखोगे दोनों के केस में आते हैं। जैसे यहाँ अल्फा आया ना कॉमन बेस के लिए, अल्फा आएगा कॉमन एमीटर के लिए, बीटा आएगा एम्पलीफिकेशन गेन, इसके लिए गामा आएगा। तो ये आपका होमवर्क रहा कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होमवर्क रहा रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है ना? ये लेक्चर कंप्लीट करोगे आप। जो भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पे डिटेल में एनिमेशंस के थ्रू यहाँ दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये खत्म होने के बाद चैप्टर में लिंक भेज दूंगा आपको। तो जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें आप यहाँ पे जो भी मैंने आज पढ़ाया
कैसे एम्पलीफायर की तरह यूज होता है इसको आप कंप्लीट कर लोगे। और ऑसिलेटर ज्यादा है नहीं सिलेबस में, तो थोड़ा सा जो है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। या ये रहा ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, ट्यून्ड कलेक्टर भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है देखो आप, एक ऑसिलेटर में एक चीजें होती है कि हमने इनपुट दिया, उसको एम्पलीफाई किया और आउटपुट में ले लिया। इनपुट हमने दिया, उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में लिया, और फिर इस आउटपुट को ले जाके इनपुट में डाल दिया। इसको हम लोग कहते हैं फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक मतलब वापस ले जाके इनपुट में डाल। तो ये आउटपुट फिर मेरा इनपुट में आ गया, इनपुट फिर एम्पलीफाई हो गया, फिर आउटपुट में गया, फिर आया, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सो इट इज अ लाइक अ सिनुसॉइडल मोशन। इस कंडीशन में क्या होता है, ऑसिलेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो इसको सिंपल ब्लॉक डायग्राम आपको याद होना चाहिए। और इसमें एक सिंपल सा सिग्नल यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि इनपुट मेरा क्या है, किसके, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनपुट मैंने अप्लाई किया, अभी फिलहाल सोचो ये इसके अक्रॉस मैंने इनपुट अप्लाई किया। ये इनपुट है मेरा, किसके अक्रॉस है, बेस और एमिटर में। और आउटपुट में कहाँ ले रहा हूँ, कलेक्टर और एमिटर में इधर। अब इन दोनों को अगर मैं म्यूचुअल इंडक्शन से बोलूँ कि ये आपस में इंड्यूस्ड हो गया, तो ये मेरा फीडबैक नेटवर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक। मतलब जो आउटपुट में आ रहा है वो इंडक्शन से फिर इनपुट में चला आ रहा है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें हमें इस एम्पलीफायर की क्या जरूरत थी, इस एम्पलीफायर की जरूरत ये थी कि जितना भी आप फीडबैक लेके आओ, कभी भी यहाँ पे आपका मान लो यहाँ पे 100% आउटपुट है, कभी भी यहाँ पे सारे लॉस हो जाएंगे, लॉस होके यहाँ पे कभी भी 90% से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि लॉस हो जाएगा। तो इस 90% सिग्नल को हमको फिर एम्पलीफाई करके फिर 100% करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सस्टेन्ड मोशन नहीं होगा कभी। इसीलिए इस एम्पलीफायर की जरूरत हमें यहाँ पर। एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने बताया पीएनपी एनपीएन के लिए यहाँ दिया गया है, आप ये देख सकते हो। इसका पूरा ओवरव्यू जो है यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो ऑसिलेशन होता है, इस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना होगा। अगर यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, ये हमने रेजोनेंस में ऑलरेडी पढ़ा था। इट इज अ काइंड ऑफ रेजोनेटिंग मोशन। तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, इस तरह का ऑसिलेशन जिसमें सिग्नल डैम्प आउट होता है, इसे डैम्प ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। और अगर अनडैम्प्ड होता है तो इसे हम लोग सिनुसॉइडल मोशन या फिर अनडैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। Okay, so this is the end of transistor. If you face any difficulty, feel free to ask me. Okay, thank you very much.